हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम एमपीपीएससी 2024 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ क्लासेस यूनिट 10 की प्रोवाइड कराई हैं। आई होप आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। इसी के चलते आज मैं आपके लिए कोल जनजाति एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले मैंने आपको कोरकू जनजाति, गोंड जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति और बैगा जनजाति कंप्लीट करवाई है। आई होप आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देख लें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जनजाति है हमारी कोल जनजाति। कोल जनजाति से जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो सारे फैक्ट मैं इस क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको ये सेशन पसंद आए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कोल जनजाति। कोल जनजाति क्या है? तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो कोल जनजाति मानी जाती है। पहली की बात करें तो पहली कौन सी पढ़ी थी हमने? पहली जनजाति है हमारी भील जनजाति, एंड सेकंड देखेंगे तो थी हमारी गोंड जनजाति, एंड तीसरी कौन सी जनजाति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी कोल जनजाति। इसी को आज हमें एक्सप्लेन करना है। इससे जितने भी फैक्ट होंगे वो सारे मैं कंप्लीट कराऊंगी। पिछली क्लासेस में मैंने आपको भील के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है, भील जनजाति के बारे में जितने भी उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड फैक्ट थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट कराए। गोंड जनजाति भी मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, आप मेरी पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए कोल जनजाति लेकर आई हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। यह कुल जनजाति के कितना? तो 7.6% हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 7.6%। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी जनजातियां हैं उनमें से आपके 7.6% कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कोल जनजाति पाई जाती है, जो कि कितने हैं? समथिंग 11 लाख पाए जाते हैं हमारे एमपी में। इनका अर्थ क्या होता है? कोल। कोल का अर्थ क्या होता है? तो मानव होता है। क्या होता है? कोल का अर्थ मानव होता है। ये कोलेरियन परिवार की एक शाखा है। क्या है? कोलेरियन परिवार की एक शाखा है, जैसे कि मुंडा, संथाल, हो, बिहोर, भूमिज, उरांव या कोडा। ये इनका कोलेरियन परिवार होता है पूरा, जिसे क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है। ये सभी एक ही परिवार के हैं। ये भी जितनी भी जातियों के जनजातियों के मैंने नाम लिए हैं, ये सब आपकी कोलेरियन परिवार की हो जाएंगी। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत और मध्य प्रदेश की पुरानी जनजातियों में से एक है। यह जनजाति क्या है? तो यह भारत और मध्य प्रदेश की पुरानी सभी जनजातियों में से एक है, जिसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो ऋग्वेद के कोलहाती नाम से है। जिससे उल्लेख कहाँ है आपका? ऋग्वेद में कोलहाती नाम से है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद में कोलहाती नाम से आपको कोल जनजाति का उल्लेख मिल जाएगा। नेक्स्ट, कोल किस कारण इनका नाम पड़ा? तो कोयले की खदानों में कार्य करने के कारण इनका नाम कोल क्यों पड़ा? तो ऐसा माना जाता है कुछ मान्यताओं के अनुसार कि ये कोयले की खदानों में कार्य करते थे, इस कारण इनको क्या कहा गया? कोल कहा गया। ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर क्षेत्र में, जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो वहाँ का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। कब हुआ था कोल विद्रोह? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे आंदोलन से रिलेटेड हो जाएगा कि कोल विद्रोह कब किया गया? तो 1831-32 में किया गया था। किसके तहत? बुद्धो भगत ने इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इनका मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? तो इनका मूल स्थान माना जाता है, इनके पूर्वज बताए जाते हैं कि रीवा रियासत के स्वामी थे। कौन थे? इनका मूल निवास स्थान में कहा जाता है कि जो इनके पूर्वज थे, मतलब कि कोल जनजाति के जो पूर्वज थे वो कौन थे? तो रीवा रियासत के स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट, मूल निवास मध्य प्रदेश में कोल रीवा जिले के फरेंदा गांव में पाए जाते हैं। इनका मूल निवास कहाँ का माना जाता है? तो इनका मूल निवास मध्य प्रदेश में कोल और रीवा, कोल कहाँ पाए जाते हैं? तो रीवा जिले के, यानी कि जो आपका बघेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर रीवा जिला है, वहाँ के आपके फरेंदा गांव में कोल जनजातियों का मूल निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, मिर्ज़ापुर के कोल, जो मिर्ज़ापुर के कोल हैं वो आपके कुराली गांव से इनका संबंध माना जाता है। इनके पूर्वज कहाँ के हैं? तो रीवा रियासत के स्वामी कहे जाते हैं कोल जनजाति के पूर्वज। इनका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश में कोल रीवा जिले के फरेंदा गांव में पाया जाता है। रीवा कहाँ आता है? तो बघेलखंड क्षेत्र में
आ जाएगा आपका मिर्ज़ापुर के जो कोल होते हैं वो मिर्ज़ापुर के जो कोल होते हैं वो कुराली गाँव उनका मूल निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी उत्पत्ति। तो कोल जनजाति अपना संबंध किससे बताते हैं? सबरी से बताते हैं। किससे बताते हैं? सबरी से। क्वेश्चन बन सकता है सबरी किस जनजाति से संबंधित है? तो सबरी कोल जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोल जनजाति। ये उन्हीं को क्या बताते हैं? अपना संबंध सबरी से ही बताते हैं। स्वयं को सबरी की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं ये स्वयं को? जो कोल जनजाति के लोग होते हैं वो स्वयं को सबरी की संतान मानते हैं। रामायण महाभारत में कोल जनजाति का संबंध बताया गया है। रामायण और महाभारत में क्या बताया गया? इनका कोल जनजाति का संबंध बताया गया है। रीवा के त्योंथर में कोल राजाओं की गढ़ी है। कहाँ है? तो कोल राजाओं की गढ़ी तो रीवा के त्योंथर में आपको क्या मिल जाएगी? कोल राजाओं की गढ़ी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इनका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है? तो ये विंध्य कैमूर श्रेणियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कोल जनजाति के लोग? सबसे ज़्यादा आपको विंध्य और कैमूर श्रेणियों में मिलेंगे। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और त्रिपुरा में पाए जाएंगे। अगर आप पूरे ओवरऑल भारत की बात करेंगे तो ये भारत में यहाँ पर कोल जनजाति के लोगों का निवास स्थान दिखेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम में प्रमुख रूप से कोल जनजाति रहती है। नेक्स्ट और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड के क्षेत्र की रीवा, सीधी, मऊगंज, सतना, शहडोल, मंडला, जबलपुर आदि क्षेत्रों में आपके कोल जनजाति देखने को मिलेगी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड का क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? कोल जनजाति देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इनकी उपजातियाँ देख लेते हैं। तो सारी ही जनजातियाँ, जितनी भी हम जनजातियाँ पढ़ रहे हैं उनकी उपजातियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि पिछले एग्ज़ामों में MPPSC के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ये सारी उपजातियाँ, जितनी भी जनजातियों की उपजातियाँ हैं वो आप सारी याद कीजिए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इनकी उपजातियाँ हैं क्या क्या हैं? तो इनकी उपजातियाँ हैं रोतिया, रोतले। क्या क्या हैं? रोतिया, रोतले। नेक्स्ट भड़तिया, दशोरा। पहले रोतिया, रोतले, फिर भड़तिया, दशोरा। नेक्स्ट ठाकुरिया और भूमिया। क्या है? ठाकुरिया और भूमिया। रोतिया, रोतले, भड़तिया, दशोरा, ठाकुरिया, भूमिया, गरभरिया और सांसी। क्या है? गरभरिया और सांसी। नेक्स्ट कगवारिया, कठौतिया, रेवरिया, बिंज और मवासी। ये आपकी उपजातियाँ हो जाएंगी। काफ़ी टफ हैं, लेकिन आप बार बार इनको पढ़ेंगे और बार बार रिकॉल करेंगे तो शायद आपको ये याद हो जाए और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक विशेषताएं। इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या हैं? तो सामाजिक विशेषताएं हो जाएंगी आपकी परिवार कैसा होता है? इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी होता है। कैसा होता है परिवार कोल जनजाति का? तो पितृसत्तात्मक होता है और रूढ़िवादी होता है। ये एकल एवं संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट समाज में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। जो कोल जनजाति का समाज है वहाँ पर स्त्रियों का स्थान कैसा माना गया है? तो महत्वपूर्ण माना गया है। कोल जनजाति में जो पंचायत होती है उसे गोहिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया। नेक्स्ट जो कोल पंचायत का मुखिया होता है उसे मुकद्दम कहते हैं। पंचायत को गोहिया कहेंगे, वहीं अगर कोल पंचायत का मुखिया पूछा जाए तो उसको मुकद्दम कहेंगे। नेक्स्ट कोल जनजाति में दंड को कोदई भाजी कहते हैं। कोल जनजाति में जो दंड दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कोदई भाजी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं पंचायत। तो इनके पंचायत क्या क्या होते हैं? पंचायत मुकद्दम, मुखिया, चौधरी, बरुआ, ये सब आ जाएंगे। चौधरी या महतो या गोटिया कौन होता है? तो गांव का मुखिया कहलाता है। चौधरी, महतो या गोटिया क्या कहलाता है? गांव का मुखिया कहलाता है। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी यह होता है। बरुआ कौन होता है? तो बरुआ होता है कोलों का धार्मिक नेता होता है। कौन होता है बरुआ? कोलों का धार्मिक नेता कौन होता है? तो बरुआ होता है। भुइहार, ओझा, पंडा, देवार, ये बरुआ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद इनका माना जाता है। किसका माना जाता है बरुआ के बाद महत्वपूर्ण पद? तो भुइहार, ओझा, पंडा और देवार का माना जाता है। ये क्या करते हैं? तो ये शादी विवाह में झाड़ फूक जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करते हैं। क्या करते हैं? शादी विवाह में झाड़ फूक करते हैं और जड़ी बूटियों से क्या करते हैं? रोगों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट न्यूतिया या निदतिया। क्या हो जाएगा? न्यूतिया या निदतिया। इसका मतलब क्या होता है? तो शादी या कोई उत्सव पर गांव के लोगों को आमंत्रण देने का कार्य करना।
जो कोल जनजाति होती है, तो कोल जनजाति में जब कोई शादी होती है, शादी या कोई उत्सव होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, गाँव के लोगों को आमंत्रण देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, उनकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो कहते हैं न्यूतिया या नीदतिया कहा जाता है। नेक्स्ट, कोल अपने बच्चों को औपचारिक शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं, बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं, औपचारिक शिक्षा देते हैं। रोतिया सामाजिक उपक्रम में सबसे उच्च होते हैं। रोतिया क्या होते हैं, तो सामाजिक उपक्रम में सबसे ऊंचे होते हैं, यानी उच्च होते हैं। इनका गांव और खान पान देख लेते हैं, तो इनका घर को क्या कहा जाता है, इनके घर को मड़िया या झोपड़ी कहा जाता है। कोल जनजाति में जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो मड़िया या झोपड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, गांव को क्या कहा जाता है, तो कोलिन टोला गांव को कहा जाता है। इनके घर को मड़िया या झोपड़ी कहा जाता है। जिस गांव में कोल आबादी घनी हो उसे क्या कहते हैं, कोल्हन कहते हैं। मतलब जहां पर कोल जनजाति के लोग ज़्यादा आबादी में पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो कोल्हन कहा जाता है। नेक्स्ट, इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या होता है, तो महुआ की मदिरा होती है। क्या होती है, महुआ की मदिरा, जिसे क्या कहते हैं, मदाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मदाइन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोल जनजाति के भोजन में गेहूँ, चावल, ज्वार, दाल, सब्जियां, फल, दूध आदि का ये सेवन करते हैं। मतलब इनका प्रमुख पेय पदार्थ तो महुआ की मदिरा है, लेकिन कोल जनजाति में भोजन क्या करते हैं, ये गेहूँ, चावल, ज्वार, दाल, सब्जियां, फल, दूध आदि का सेवन करते हैं। नेक्स्ट, वस्त्र आभूषण देख लेते हैं। तो पुरुष क्या पहनते हैं, तो पुरुष धोती, कुर्ता और साफा पहनते हैं। जो कि महिलाएं होती हैं वो धोती, जिसे परदनी कहते हैं, और बंडी पहनती हैं। नेक्स्ट, आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं क्या हैं, तो आर्थिक विशेषताओं में ये कृषि एवं पशुपालन करते हैं। जंगली वस्तुओं को एकत्रित करके शहर में बेचते हैं। ईंधन के लिए लकड़ी और पत्तों को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी और पत्तों को एकत्रित करते हैं। कोयले की खानों में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, कोयले की खानों में ये काम करते हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कोल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक विशेषताएं भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों को मनाते हैं। हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों को मनाते हैं। इनके स्थानीय देवता क्या होते हैं, तो इनके स्थानीय देवता होते हैं आपके ठाकुर देव, दूल्हा देव, बड़का देव, अहीर बाबा, बैरम देव, बिरमी देवी, सिमौरी देवी और सन्यासी देवी इनकी प्रमुख देवी देवता हो जाएंगे। नेक्स्ट, ठाकुर देव को क्या मानते हैं, तो ये ठाकुर देव को अपना ग्राम देवता मानते हैं। बड़का देव को महादेव बड़का देव के रूप में माना जाता है। इनको महादेव बड़का देव के रूप में मानते हैं। महादेव को गांव की पूर्व दिशा में इनका स्थान माना जाता है। कहाँ माना जाता है, तो गांव की पूर्व दिशा में इनका स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, अहीर देव, अहीरों के देव हैं ये। नव दुर्गा में पूजन, इनके घर के सबसे बड़े देवता होते हैं, इन्हें अहीर देव कहा जाता है। नेक्स्ट, घासी घमासान, कोलों के पूर्वज होते हैं जो बीमारियों से गांव की रक्षा करते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो घासी घमासान इनके देवता हैं वो बीमारियों से क्या करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। बनसती देवी, जंगली जीवों से रक्षा के लिए बनसती देवी का स्मरण किया जाता है। ये जादू टोना तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हैं। जो कोल जनजाति के लोग होते हैं वो जादू टोना और तंत्र मंत्र में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जन्म एवं मृत्यु संस्कार देख लेते हैं इनके। तो लड़के का जन्म शुभ मानते हैं। इन जनजातियों में लड़के का जन्म होता है तो उसको शुभ माना जाता है। प्रसव को जनना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव को जनना कहते हैं। बहरव क्या होता है, शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को बुलाते हैं तथा बच्चे के माता पिता सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बहरव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल जनजाति में से क्या कहते हैं, तो बहरव कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका मुंडन संस्कार। शिशु के 3 वर्ष के होने पर रामनवमी या बसंत पंचमी को मुंडन संस्कार होता है। कब होता है, शिशु जब 3 वर्ष का हो जाता है तो रामनवमी या बसंत पंचमी को मुंडन संस्कार होता है। इनमें क्या किया जाता है, तो शवों को जलाया जाता है और दफनाया भी जाता है। नेक्स्ट आएगा विवाह संस्कार। इनमें बहु विवाह प्रचलित है, मतलब एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा विवाह संबंधी मामलों में कोई महिला एक पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगती है तो इन महिलाओं को कोदई भाजी की सजा दी जाती है, यानी कि इनका जो दंड होता है उसे कोदई भाजी कहा जाता है। जब कोई महिला एक पुरुष को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगती है तो क्या करते हैं, इनको कोदई भाजी की सजा दी जाती है। मंगनी विवाह, इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंगनी विवाह को कोल जनजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट राजी वाजी विवाह भी होता है इनमें, यानी कि प्रेम विवाह। विधवा पुनर्विवाह भी इनमें किया जाता है। कोल दह का नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विवाह व अन्य समारोह में किया जाता है। विवाह और अन्य समारोह में क्या किया जाता है, तो कोल दह का नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आएगा पर्व उत्सव एवं त्यौहार। तो ये देख लेते हैं हरियाली अमावस्या जो कि सावन माह में मनाई जाती है। नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा, जो इसमें क्या करते हैं ये लोग हल नहीं चलाते हैं। जो कोल
जनजाति के लोग होते हैं वो यहाँ पर हल नहीं चलाते हैं। नेक्स्ट जन्माष्टमी इनका पर्व हो जाएगा। हरतालिका तीज, कोल महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज पर क्या करती हैं, तो कोल महिलाएं क्या करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। नवाखानी, नई फसल के आने पर ये नवाखानी पर्व मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। खिचरहाई, खिचरहाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व को कोल खिचराई कहते हैं। किस पर्व को कोल खिचरहाई कहते हैं, तो मकर संक्रांति के पर्व को क्या कहते हैं, खिचरहाई कहते हैं। इनके नृत्यगान देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कोल दहका, कोल दहकी या कोल्हाई नृत्य ये लोग करते हैं। कहरा नृत्य बारी जाति में भी प्रचलित होता है। जो कहरा नृत्य होता है वो कोल जनजाति के अलावा बारी जाति में भी हमें देखने को मिलता है। नृत्य की मुख्य ताल क्या होती है, तो कहरवा होती है। जो नृत्य की मुख्य ताल होती है उसे कोल जनजाति में कहरवा कहते हैं। नेक्स्ट भाषा या बोली, कोल पहले मुंडा भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो मुंडा भाषा का प्रयोग करते थे। वर्तमान में बघेली बोली का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान में कौन सी भाषा बोलते हैं ये लोग, बघेली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट गोदनहार, तो गोदनहार क्या होता है, जो स्त्रियां गोदना का काम करती हैं उन्हें गोदनहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल जनजाति में जो स्त्रियां गोदने का काम करती हैं तो उनको गोदनहार कहा जाता है। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन 6 जून 2011 में किया गया था। कब किया गया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 6 जून 2011 को। कब किया गया, 6 जून 2011 में आपका कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।